स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। G20 हो गया, उसका महिमा मंडन चल रहा है। भयानक बरसात हुई उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में। बहुत सारी चीजें पानी के नीचे आ गई, वो भी एक खबर है। जवान तहलका मचा रही है, वो एक अपनी खबर है। एनडीए इंडिया भारत, इस पे घमासान, वो खबरें हैं। लेकिन जब बार बार ये डर लगता है और हमें बार बार अलग अलग जब खबरें करते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो उसको लगता है कि क्या संविधान खतरे में है, क्या देश का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के 2 मेंबर बेंच की एक टिप्पणी आशा का किरण लेके आती है। जम्मू कश्मीर के एक मसले पे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एक टिप्पणी की, और वो टिप्पणी ये थी कि अगर कोई अफसर गलत करता हुआ कोर्ट को दिखता है तो वह इसमें दखल देगा, और यह दखल सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उसे चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देती, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी है चुनाव प्रक्रिया का पारदर्शी होना। इसी चुनाव के जरिए सूबों में सरकारें बनती है, और वो सरकार जन कल्याण के लिए चलती है। इसी से संसद चुने जाते हैं जो लोकसभा में आते हैं। और यदि आधिकारिक स्तर पर इस चुनाव प्रक्रिया में या इस चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय का ये हक हक बनता है कि वो इसमें दखल दे और देखे कि चुनाव प्रक्रिया कानूनी रूप से हो। हुआ यूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, शेख अब्दुल्ला की पार्टी, जो वर्तमान में उनके पोते और बेटे संभाल रहे हैं, लद्दाख में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे उसमें जो उनका चुनाव चिन्ह था हल, उसको लेके सर्वोच्च न्यायालय तक मामला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल निशान जो चुनाव चिन्ह है वो बहाल किया जाए, लेकिन लद्दाख प्रशासन ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। वो याचिका खारिज करते हुए ये बातें हुई, और साथ में लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाए। यह 2 बेंच की टिप्पणी को मैं लोकतंत्र के बचाव के लिए आशा की किरण क्यों समझता हूं? क्योंकि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी उसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि वो एक स्वायत्त संस्था है, तो उनके ऊपर जितने भी चुनाव आयोग या जितने मुख्य चुनाव आयुक्त का जो चुनाव यानी उनका जो चयन होगा उसकी एक सिस्टम उन्होंने डेवलप की थी कि इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या सर्वोच्च सबसे बड़ी लोकसभा में जो विरोधी पक्ष है उसके नेता, ये 3 लोग मिलके इसमें निर्णय लेंगे। इसमें एक सत्ता पक्ष था, एक विपक्ष था, और उसको बैलेंस करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके पहले वर्तमान प्रधानमंत्री के गुरु अडवाणी जी ने एक पत्र लिखकर तब
मनमोहन सिंह सरकार को ये कहा था कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्तियां हैं, इसको लेके एक नई सिस्टम बनानी चाहिए, जिसमें लॉ मिनिस्टर हो, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री स्वयं हो, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी पक्ष का, सबसे बड़े पक्ष का नेता, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़े विरोधी पक्ष का नेता, और सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे 5 लोगों की, जहां सरकार से 2, विपक्ष से 2 और उनको बैलेंस करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब ये प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय ने ये सिस्टम दिया, तो पिछले लोकसभा सत्र में सरकार ने एक बिल पारित कर सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को उल्टाते हुए यह निर्णय दिया कि इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे जो प्रधानमंत्री चुनेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन या सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के नेता रहेंगे। मतलब 2 सत्ता पक्ष के, 1 विपक्ष का। ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, लेकिन एक कानून पास हो गया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मक्खी जैसा इसमें से निकाल दिया। ये जो टिप्पणी आई है सर्वोच्च न्यायालय के 2 बेंच की, ये टिप्पणी ये सरकार को इस बात के लिए वार्निंग देती है कि आपने चुनाव आयुक्तों प्रणाली को पूरा बदलकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ठेंगा दिखाते हुए अपने बहुमत के भरोसे बिल पारित कर चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति पूर्ण रूप से अपने हाथ में रखी, अपने रबर स्टैंप ही वहां अपॉइंट हो, ये सारी व्यवस्था रखी। लेकिन इससे आप सर्वोच्च न्यायालय को अलग नहीं कर सकते। यदि ये लोग स्वायत्त संस्था है, तो इनकी स्वायत्त संस्था के तहत जो चुनाव प्रणाली होती है, यदि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी, अधिकारी मनमानी करते हुए दिखाए, तो चुनाव आयोग भले ही उन्हें माफ कर दे, चुनाव आयोग आंखें मूंद ले, जैसा कि अक्सर हो रहा है। जो चुनाव आयोग में कंप्लेंट्स पहुंचती है, उन्हें डस्टबिन दिखाया जाता है, या उस पर जो चाहता है विपक्ष वो एक्शन नहीं होता। ज्यादातर नतीजे जो है सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, चुनाव आयोग ने जब भी कोई कंप्लेंट पे डिसीजन लिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आंखें मूंद करके नहीं खड़ा बैठेगा। सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, यदि लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली प्रक्रिया ये सबसे बड़ी चीज है, और इसमें यदि कोताही कोई बरतता है, तो फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय इंटरफियर करेगा। और इस छोटे से केस में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल दिया जाए या ना दिया जाए, इसके बहाने सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को, केंद्र सरकार को फिर से एक बार ललकारा है और ये बता दिया कि आप मुख्य न्यायाधीश को इस प्रणाली से अलग रख अपने मनमानी तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो कर सकते हैं, और चुनाव आयुक्त अपने मनमानी से चुनाव आयोग को चलाएंगे नहीं। यदि वो मनमानी करते हैं, यदि कहीं ट्रांसपेरेंसी या कहीं अधिकारी बेवजह गलत काम करते हुए दिखाई दिए या चुनाव प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दिए, तो सर्वोच्च न्यायालय डंडा उठाएगा। यह एक सरकार के चले हुए एक चाल पे सर्वोच्च न्यायालय का, सरकार के इस नहले पे सर्वोच्च न्यायालय का दहला था। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय जो कस्टोडियन है, जो पहरेदार है भारतीय संविधान का, वो पूर्ण रूप से लगा रहेगा कि संविधान बचा रहे, और जो भी इस देश में होता है
उस संविधान के अनुरूप हो, फिर चाहे कोई स्वायत्त संस्था इसका गैर उपयोग करने का प्रयास करे या सरकार, सर्वोच्च न्यायालय टोकेगा, टोकेगा नहीं, आपको लाइन में लाके संविधान के ढांचे में ढलवाएगा। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।